इंग्लिश एजुकेशन हब में आपका स्वागत है। क्या आपने कभी कोई ऐसी किताब पढ़ी है या ऐसी मूवी देखी है जिसने आपकी दुनिया को देखने का नजरिया ही बदल दिया हो? एक पूरी नई दुनिया को खोजने का वो एहसास बिल्कुल वही है जिसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। हम इंग्लिश लिटरेचर के सबसे मशहूर सॉनेट्स में से एक जॉन कीट्स की ऑन फर्स्ट लुकिंग इनटू चैपमैन्स होमर को एक्सप्लोर करेंगे। ये 14 लाइन्स की एक मास्टरपीस है जो हमें बताती है कि कैसे एक कहानी हमारी आंखें किसी नई और गहरी चीज के लिए खुल सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं। जॉन कीट्स रोमांटिक मूवमेंट के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फिगर थे। ये उन राइटर्स और आर्टिस्ट का ग्रुप था जो आमतौर पर इमोशन, नेचर और इंसान की इंडिविजुअलिटी पर फोकस करते थे। अब ये जो पोएम है, इसका जन्म एक सिंगल लेकिन बहुत पावरफुल एक्सपीरियंस से हुआ। कीट्स ने एंशिएंट ग्रीक कवि होमर को पहले भी पढ़ा था, पर उन्हें वो बात कभी समझ नहीं आई, वो कनेक्शन फील नहीं हुआ। फिर एक रात वो अपने दोस्त के साथ बैठे जॉर्ज चैपमैन का किया हुआ एक नया ट्रांसलेशन पढ़ रहे थे, और कीट्स के लिए ये सिर्फ एक और वर्जन नहीं था। ये ऐसा था जैसे किसी ने उस कमरे में लाइट्स ऑन कर दी हों, जिसे वो अब तक सिर्फ अंधेरे में देखते आए थे। पोएम की शुरुआत एक शानदार मेटाफोर यानी एक रूपक से होती है, सफर का मेटाफोर। कीट्स यहाँ सिर्फ ये नहीं कह रहे कि उन्होंने बहुत सी किताबें पढ़ी हैं। नहीं, वो खुद को लिटरेचर का एक तजर्बेकार, एक अनुभवी एक्सप्लोरर बता रहे हैं। वो कहते हैं कि उन्होंने रेल्म्स ऑफ गोल्ड यानी सोने के साम्राज्यों में सफ़र किया है और बहुत से गुडली स्टेट्स एंड किंगडम्स देखे हैं। वो तो वेस्टर्न आइलैंड्स तक हुए हैं जहां अपोलो यानी ग्रीक कविता के देवता को मानने वाले कवि रहते हैं। वो असल में हमें बता रहे हैं, देखो मैं बहुत घूमा हुआ हूं, मैंने देखा है कि लिटरेचर की दुनिया में क्या क्या है। इससे आगे जो होने वाला है उसके लिए एक ज़मीन तैयार हो जाती है। तो चलिए इस ट्रैवल मेटाफर को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। रेल्म्स ऑफ गोल्ड का मतलब सिर्फ लिटरेचर नहीं है, इसका मतलब है कुछ अनमोल, कुछ कीमती, एक खजाना। गुडली स्टेट्स एंड किंगडम्स सिर्फ लेखक नहीं है, बल्कि उनके द्वारा बनाई गई पूरी दुनियाएं हैं। और वेस्टर्न आइलैंड से उनका साफ इशारा एंशिएंट ग्रीस के क्लासिक्स की तरफ है। कीट्स यहाँ हमारे सामने अपना एक रिज्यूमे बना रहे हैं, एक वेल रेड अनुभवी रीडर के तौर पर अपनी पहचान बना रहे हैं, जिससे उनका आगे का आश्चर्य, उनकी हैरानी और भी ज्यादा असरदार लगे। उन्हें लगता है कि उन्होंने सब कुछ देख लिया है। तो कीट्स ने खुद को एक अनुभवी लिटरेरी ट्रैवलर के रूप में पेश कर दिया है। लेकिन अब पोएम एक तीखा मोड़ लेती है। अब वो एक ऐसे इलाके में कदम रखने वाले हैं जिसके बारे में उन्होंने अब तक सिर्फ कहानियों में सुना था, होमर की दुनिया जैसे उसे असल में देखा जाना चाहिए था। यहाँ कीट्स एक बहुत जरूरी बात मानते हैं। उन्हें अक्सर उस विशाल साहित्यिक साम्राज्य के बारे में बताया गया था जिस पर डीप ब्राउड होमर यानी गहरी सोच वाले होमर का राज था। उन्हें होमर की रेपुटेशन के बारे में पता था बिल्कुल, पर उन्होंने नेवर ब्रीथ इट्स प्योर सरीन यानी उसकी शांत और शुद्ध हवा में कभी सांस नहीं ली थी। उन्होंने उसकी ताकत को सच में कभी महसूस नहीं किया था। और ये तब तक नहीं हुआ जब तक उन्होंने चैपमैन स्पीक आउट लाउड एंड बोल्ड नहीं सुना। इस जबरदस्त कॉन्ट्रास्ट पर ध्यान दीजिए। ये किसी चीज के बारे में जानने और उसे अनुभव करने के बीच का फर्क है। वो होमर के बारे में जानते थे, लेकिन चैपमैन ने उन्हें होमर को महसूस करवाया। और यही इस पोएम का दिल है। होमर की दुनिया, ये वन वाइड एक्सपेंस, हमेशा से वहीं थी। खुद होमर, डीप ब्राउड जीनियस, हमेशा से सम्मानित थे। लेकिन कीट्स के लिए ये एक मास्टरपीस को धुंधले शीशे से देखने जैसा था। वो उसकी प्योर सरीन को महसूस नहीं कर पा रहे थे। चैपमैन ने आउट लाउड एंड बोल्ड बोलकर जो किया, वो उस शीशे को साफ करने जैसा था। ये इस बारे में एक बहुत ही पावरफुल स्टेटमेंट है कि कैसे एक अच्छा ट्रांसलेशन सिर्फ एक कॉपी नहीं होता। ये एक चाबी है जो एक कलाकृति की आत्मा को एक नई पीढ़ी के लिए खोल सकती है। और यहाँ पोम अपने चरम पर पहुंचती है। चैपमैन के होमर को पढ़ने का अनुभव कीट्स के लिए इतना जबरदस्त था कि उन्हें इसे बयान करने के लिए दो विशाल, दुनिया बदल देने वाले कंपैरिजन्स की जरूरत पड़ी। ये पल है सच्ची खोज के झटके का। उनका पहला कंपैरिजन एक खगोल शास्त्री, एक एस्ट्रोनॉमर से है, ए वॉचर ऑफ द स्काइज, जिसे अचानक एक नया ग्रह, एक नया प्लैनेट दिख जाता है। इसकी विशालता के बारे में सोचिए। ये एक पूरी तरह से इंटेलेक्चुअल यानी बौद्धिक खोज है। ये वो अचानक रोमांचक एहसास है, समझ का वो पल है जब आप यूनिवर्स का एक ऐसा हिस्सा देखते हैं जो आपसे पहले किसी ने नहीं देखा। कीट्स के लिए चैपमैन के होमर को पढ़ना सिर्फ आनंदमय नहीं था, ये उनकी समझ में एक बुनियादी बदलाव था कि लिटरेचर क्या हो सकता है। दूसरा कंपैरिजन एक एक्सप्लोरर, एक खोजकर्ता से है। उन्हें लगता है लाइक स्टाउट कोर्टेज व्हेन विद ईगल आइज ही स्टार्ट एट द पैसिफिक। अब यहाँ एक मशहूर ऐतिहासिक गलती है। असल में कोर्टेज नहीं, बल्कि बाल्बोआ वो पहले यूरोपियन थे जिन्होंने अमेरिका से पैसिफिक ओशन को देखा था। लेकिन इस छोटी सी गलती से पोएम की ताकत जरा भी कम नहीं होती। ये एक अलग तरह की खोज के बारे में है,
इंटेलेक्चुअल नहीं बल्कि फिजिकल और इमोशनल। ये वो पल है जब आप किसी विशाल और नई चीज के सामने खड़े होते हैं और आपके मुंह से आवाज तक नहीं निकलती। तो कीट्स ने इन दोनों इमेजेस का इस्तेमाल क्यों किया? क्योंकि अकेले एक से उनका अनुभव बयान नहीं हो सकता था। एस्ट्रोनॉमर इंटेलेक्चुअल झटके को दर्शाता है, वो आहा वाला पल, शुद्ध समझ का। एक्सप्लोरर इमोशनल ऑ यानी भावुक आश्चर्य को दर्शाता है, वो दिल दहला देने वाली, सांस रोक देने वाली हैरानी। इन दोनों को मिलाकर कीट्स हमें बता रहे हैं कि चैपमैन के होमर को पढ़ना सिर्फ एक दिमागी कसरत या एक इमोशनल अनुभव नहीं था, ये एक पूरी तरह से जीवन बदल देने वाली खोज थी, जिसने उनके हर हिस्से को जोड़ा, उनके दिमाग को और उनकी आत्मा को। और पोएम इस कभी न भूलने वाली इमेज के साथ खत्म होती है। एक्सप्लोरर और उसके आदमी एक दूसरे को विद अ वाइल्ड सरमाइज देखते हैं, जिसमें शॉक, उलझन और हैरानी सब मिला हुआ है। और फिर पूरे सोनेट का सबसे जरूरी शब्द साइलेंट यानी खामोश। ये इतना जरूरी क्यों है? क्योंकि कीट्स, एक कवि जिनकी पूरी जिंदगी शब्दों का इस्तेमाल करना है, आखिर में ये कहते हैं कि कुछ अनुभव इतने गहरे होते हैं कि वो आपको लफ्जों से परे स्पीचलेस कर देते हैं। सच्चे आश्चर्य को बयान करने की जरूरत नहीं होती, वो खामोशी मांगता है। तो इस कमाल के पोएम से हमें आखिर क्या सीखने को मिलता है? ये एक टाइमलेस मैसेज है, कला की उस शक्ति के बारे में जो हमारी दुनिया को पूरी तरह से बदल सकती है। यह हमें दिखाती है कि कैसे एक किताब, संगीत का एक टुकड़ा या एक पेंटिंग हमें एक नई सच्चाई में ले जा सकती है, और ऐसा करते हुए हमें हमेशा के लिए बदल सकती है। चलिए जल्दी से उस सफर को रिकैप करते हैं जिस पर यह पोम हमें ले जाती है। ये सच में एक परफेक्ट 3 एक्ट स्टोरी है। पहला एक्ट, हम अपने हीरो कीट्स से मिलते हैं, जो एक अनुभवी रीडर है जिसे लगता है कि उसने सब कुछ देख लिया है। दूसरा एक्ट, कहानी में मोड़ आता है जब वो चैपमैन का ट्रांसलेशन खोजते हैं, जो एक ऐसी दुनिया को सामने लाता है जिसके बारे में वो जानते तक नहीं थे। और तीसरा एक्ट, क्लाइमैक्स, जहां वो खोज इतनी गहरी है कि वो स्पीचलेस हो जाते हैं। ये एक रीडर का सबसे बड़ा सफर है। मैं उस खास फ्रेज पर वापस आना चाहता हूं, वाइल्ड सरमाइज। जैसा कि स्लाइड पर लिखा है, ये हैरानी और अनुमान से मिली जुली एक फीलिंग है। ये सिर्फ झटका नहीं है, ये दिमाग का तेजी से किसी विशाल और नई चीज को समझने की कोशिश करना है। ये वो एहसास है जो आपको तब होता है जब आप कुछ इतना अद्भुत देखते हैं कि आपका पहला ख्याल होता है, रुको, क्या ये सच में हो रहा है? ये उस पल का एक परफेक्ट डिस्क्रिप्शन है जब आपका दुनिया को देखने का नजरिया अचानक से बड़ा हो जाता है। और ये हमें हमारे आखिरी सवाल तक ले आता है, जो आपके लिए है। कला का कौन सा रूप, कोई किताब, कोई फिल्म, कोई गाना ने आपको ये वाइल्ड सरमाइज वाला एहसास दिलाया है? ऐसी कौन सी चीज़ है जिसने आपको लफ्ज़हीन कर दिया, जिसे अनुभव करना एक नए ग्रह या एक नए महासागर को खोजने जैसा लगा? इस बारे में सोचिए और हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइए। तो ये था हमारा एक्सप्लोरेशन कि कैसे एक शक्तिशाली ट्रांसलेशन ने जॉन कीट्स को एक पूरा नया ब्रह्मांड दे दिया। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। अगर आपको खोज की शक्ति में ये गहरा गोता पसंद आया तो ऐसे ही और कंटेंट के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम आपसे अगली बार मिलेंगे। थैंक यू।